स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? हाँ सर। आप मुझे थंब भी दिखा सकते हैं? यस, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का यूनिट नंबर 4 रहेगा, आपका लेजिस्लेशन सब्जेक्ट्स है। यूनिट का नाम है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, लाइक OSH, related important legislation providing pertaining to SHA, again सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही वो। अब इसमें कौन कौन से लॉज है जो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले है इंडियन बॉयलर्स एक्ट 1923, जो कि एक्चुअली अभी अगर आप देखोगे तो अप्रैल में 2025 का बॉयलर एक्ट आया है। उसके वजह से 1923 वाला वहां पर डिजॉल्व हो चुका है, मर्ज हो चुका है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, और उससे जुड़े जो भी रेगुलेशंस है वो यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। जैसे कि 1961 में था, 1950 में भी वहां पर रेगुलेशंस था। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एंड उसके जो भी रिलेटेड रूल्स है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, तो वो सब। उसके बाद रिसेंट मतलब लेटेस्ट CEA गाइडलाइंस जो है वो। उसके बाद इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1984 एंड उसके रूल्स। उसके बाद पेट्रोलियम एक्ट रूल्स, गैस सिलेंडर रूल्स, कैल्शियम कार्बाइड रूल्स, द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट एंड रूल्स। इंसेक्टिसाइड्स एक्ट एंड रूल्स पर हार्डली मुझे एक ही क्वेश्चन मिला है। अगेन रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल्स जो है उस पर वो भी देखेंगे। उसके बाद हजार्डस मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन रूल्स, स्टैटिक एंड मोबाइल अनफायर्ड प्रेशर वेसल रूल, जिसे हम लोग SMPV रूल्स भी कहते हैं, 1981, एंड जो कि 2000 में अमेंड हुआ था। ब्लॉक सेफ्टी रूल्स जो है वो भी हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर के बारे में जरा मैं डिस्कस करूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंडियन बॉयलर एक्ट पर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पर आते हैं, उसके बाद एक्सप्लोजिव एक्ट पर आते हैं, नंबर 4 पेट्रोलियम एक्ट पर आते हैं। गैस सिलेंडर रूल्स, कैल्शियम कार्बाइड, इंसेक्टिसाइड एक्ट, रेडिएशन, यहाँ पर हार्डली एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी तो एक भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो हार्डली एक हद क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें ज्यादा फोकस करना है, जैसे कि इंडियन बॉयलर एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, उसके रूल्स, एक्सप्लोजिव एक्ट। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड रूल्स, अब उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अभी मैं रिसेंट न्यूज देख रहा था कैल्शियम कार्बाइड की, जिससे रिलेटेड मुझे कुछ चीजें पहले से भी पता थी। और शायद आपने भी न्यूज देखा होगा कि जो कार्बाइड गन्स है, ठीक है, जिसमें कैल्शियम कार्बाइड भरा जाता है और जो जनरली फार्मर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब पहले मैं डिस्कस न्यूज के बारे में बताऊंगा, फिर हम उस गन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो न्यूज में ये था कि जो दिवाली के फटाके थे, ठीक है, तो जिसमें टॉयज के रूप में कैल्शियम कार्बाइड की जो गन थी वो बच्चों को दी गई थी, PVC पाइप में कैल्शियम कार्बाइड भर के, ठीक है, उससे फोड़ा जाता था कैल्शियम कार्बाइड को जानने के लिए। उसके वजह से लगभग 122 जो बच्चे हैं, MP, मध्य प्रदेश और अदर स्टेट के मिला के, उनको आंखों में इंजरी हुई है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनकी आंखें खराब हुई है, मतलब वो अभी अंधे हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे न्यूज थी रिसेंटली, लगभग 4-5 दिन से न्यूज चल रही थी। जैसे ही मैं कल मार्केट में निकला, तो कल मैंने यहाँ महाराष्ट्र में भी देखा ये कि ये गन जो है वो खुलेआम बिक रही है। ठीक है, हार्डली उसका 150-200 रुपये प्राइस होगा। हालांकि मैंने वहां पर जाकर रोकने की भी कोशिश की, उनके साथ डिस्कस भी किया, खैर वो अलग टॉपिक है। तो अब ये गन सबसे पहले क्यों हमें प्रोड्यूस की गई, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। जो खेतों में जो किसान थे, उनको जो भी बर्ड्स वगैरह, पंछी वगैरह थे, उनको उड़ाने के लिए कुछ आवाज चाहिए, राइट, डराने के लिए उनको, ताकि वो जो भी उनका अनाज है या जो भी चीजें वहां पर वो पका रहे हैं उसको वो खाए ना, उसको नुकसान ना पहुंचे खेतों को, उसके लिए वो कैल्शियम कार्बाइड की गन्स इन्वेंट की गई थी, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो उसमें कैल्शियम कार्बाइड भरा जाता है, और कैल्शियम कार्बाइड इज अ
एक्सप्लोजिव मटेरियल। तो वो ऐसा मटेरियल है कि अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो फिर उसमें से एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है, और एसिटिलीन गैस इज अ फ्लेमेबल गैस। ठीक है, तो उसकी वजह से वहां पर एक्सप्लोजन होता है, नॉइज जनरेट होता है, और उसके वजह से जो भी पंछी है खेतों में से उड़ जाते हैं। अभी इसका इस्तेमाल यहाँ पर दिवाली के पटाखों के टॉयज के रूप में किया गया है, और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर आंखों की रोशनी गई है। मैं ऐसा न्यूज सुना है, और ये बहुत देर तक सच भी है। और बहुत सारे बच्चों का हॉस्पिटल में वीडियोस दिखाया गया है, पेरेंट्स के साथ इंटरव्यू देखा मैंने। तो कैल्शियम कार्बाइड रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें ये पढ़ना चाहिए, क्या इसके हजार्ड से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपकी इंडस्ट्रीज में वेल्डिंग के रूप में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है क्या? जनरली एसिटिलीन गैस और उसमें से बाहर निकलती है, और वेल्डिंग में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है। दूसरा, कैल्शियम कार्बाइड का एक अनएथिकल वे से, इलीगल वे से भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरली क्या होता है कि केले वगैरह या जो भी फल है कुछ, तो उनको पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के साथ ये किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी इस टॉपिक के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या आपको पता है इस बारे में? आप थोड़ा बताइए, क्लास के साथ डिस्कस कीजिए, और फिर उसके बाद हम एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने वो कार्बाइड गन्स का, जिसके वजह से बच्चे अंधे हुए, क्या वो न्यूज़ देखा है, यस और नो? नाही सर, नाही सर. मी तर नाही बघितली. ओके, तो आप आमच्या पण काही आले नाही सर तसे न्यूज. ठीक है, आप वक्त निकाल के थोड़ा सा न्यूज देखिए, थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह करके कार्बाइड गन्स वगैरह आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब, वहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक है। दूसरा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल जनरली फैब्रिकेशन वर्क के लिए किया जाता है। जनरली एसिटिलिक गैस को प्रोड्यूस करने के लिए पानी के साथ कांटेक्ट में आके रिएक्शन होता है वो, उसके बाद एसिटिलिक गैस जनरेट होता है। अब एसिटिलीन गैस को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वहां पर गैस वेल्डिंग की जाती है। नंबर वन ये इस्तेमाल है। दूसरा इस्तेमाल यह है कि कैल्शियम कार्बाइड को इलीगली, जैसे कि फल आर्टिफिशियली पकाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब ऐसा कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल आपके इंडस्ट्री में होता है? अगर होता है तो कौन से रूप में होता है, कोई शेयर करेगा? अगर किसी का आंसर नहीं आ जाए तो मैं समझ लूंगा कि कैल्शियम कार्बाइड का और आपका कोई रिलेशन नहीं, या आपकी इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल नहीं होता है। देन वी मूव ऑन। या आपको उसके बारे में क्या क्या पता है, आप शेयर कीजिए। यस आई जी, बोलिए। सर ये कैल्शियम कार्बाइड का तो इधर में वेल्डिंग का कोई काम नहीं चल रहा है, बट वो गांव में हम लोगों ने केला और आम को पकाने के लिए यूज किया हुआ है सर. यस एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि फ्रूट को आर्टिफिशियल पकाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। साहिल जी, आप बताओगे कि कितनी देर में पक जाता है? क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका, क्या ऑब्जर्वेशन, प्लीज जरा इन डेप्थ बताओगे। सर वो 24 आवर्स का ये मतलब पक जाता है वो बस. अच्छा, तो कैल्शियम कार्बाइड, हाँ. देखो कैल्शियम कार्बाइड एक सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ ठीक है। सर. तो उसके साथ यहाँ पर किस तरीके से मतलब कच्चा केला लिया, और उसके कांटेक्ट में अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड रखता हूँ तो 24 आवर में वो क्या हो जाता है, बच जाता है। मैं राइट साल जी, क्या ये सही है? यस सर. ओके। और सेम आम भी इसी तरीके से पकाया जाता है क्या? अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे जो आप फल खाते हो या मार्केट में जो भी आपको मिलता है वो कैल्शियम कार्बाइड से ही आर्टिफिशियल पकाए जाते हैं, लेकिन बहुत मात्रा में। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है जळगांव करके, तो जळगांव में क्या होता है कि बहुत सारे केलों की खेती होती है। तो अब एक अनऑफिशियल सोर्स ने मुझे ये भी बताया कि सर, हम जब खेतों से केले तोड़ते हैं और लोड करते हैं ट्रक्स में, और कैल्शियम कार्बाइड के साथ रखते हैं। जैसे ही ऐसा मान लो कि 200 किलोमीटर हम ट्रैवल करते हैं, तब तक केले ऑलमोस्ट पक जाते हैं। देन इमीडिएटली हम अनलोडिंग करके सेल करते हैं। सोचो, हरा जो केला है, ठीक है, 200 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, मतलब सोचो कि कितने 6-7 घंटे में, 10-12 घंटे में, ठीक है, वो पक जाता है।
अब साहिल जी ने जैसे कहा कि 24 आवर, लेट्स से कि 24 आवर मतलब पहले दिन कच्चा केला तोड़ी, सेकंड नेक्स्ट डे आपको पका हुआ केला मिल जाता है। अब अगर आप नेचुरल तरीके से अगर इनको पकाने जाओगे तो बहुत ज्यादा वहां पर हीट लगती है, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन लगता है, टाइम पीरियड लगता है, चाहे वो आम हो या कोई भी फल हो कच्चा तोड़ने के बाद। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि ये क्या होता है कि किसी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो सकता है अगर आप आर्टिफिशियली पकाओगे कोई भी फ्रूट को। तो इसलिए भी कैल्शियम कार्बाइड को रेगुलेट करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। सेकंड, ये एक्सप्लोजिव मटेरियल है, इसको इसीलिए हर एक जो भी अमोनियम नाइट्रेट है या कोई भी हो एक्सप्लोजिव, उसको रेगुलेशन के दायरे में रखा गया है, इसीलिए कैल्शियम कार्बाइड के एक इंडिविजुअल लॉ या फिर एक्ट कानून बनाया गया है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। अब हमने ये सारे जो रूल्स पढ़ने वाले हैं, अगेन सबसे पहले तो मैं वेबसाइट निकालूंगा इंडिया कोड वाला, उस पर जाऊंगा, जो भी एक्ट मुझे चाहिए वहां पर उसका नाम वगैरह डाल के सर्च करूंगा। अब आज मुझे एक और स्पेशल चीज दिखानी है, इसके साथ साथ सबसे पहला हमें कौन सा एक्ट पढ़ना है ऐसा देख लेता हूँ मैं। इंडियन बॉयलर एक्ट, यहाँ पर देखो बॉयलर, तो जैसे ही मैं बॉयलर टाइप करता हूँ यहाँ पर सिर्फ बॉयलर एक्ट 2024 आता है, ये 25 आता है, राइट। अब आप ये जो भी सारे एक्ट्स है आपके इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ पर एक्ट डिटेल पर क्लिक कीजिए। एक्ट डिटेल में क्या होगा कि आपको इनएक्टमेंट का डेट भी पता चल जाएगा और एनफोर्समेंट का डेट भी पता चल जाएगा कि कब से एनफोर्समेंट हुआ है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कौन से मिनिस्ट्री का अंडर आता है ये कानून, जो भी मान लो कि बॉयलर एक्ट है तो वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, क्या फैक्ट्री या फिर लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आएगा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके इंडस्ट्रीज में कौन से एक्ट्स है आपके ऊपर एप्लीकेबल और वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, ताकि आप सही सोर्सेज से उनकी जानकारी। ये मिनिस्ट्री। सेकंड, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री के अंदर क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है, तो ये कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, जो भी एक्ट है इसको कौन रेगुलेट करता है, कौन सी ऑथोरिटी है उसके ऊपर, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बॉयलर एक्ट 2025 है, 23 तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि एबॉलिश हो चुका है, फिर भी हमारे सिलेबस में है और मुझे पता है कि क्वेश्चन 1923 पर ही पूछे जाएंगे, तो हम उसको ही स्टडी करेंगे। ठीक है, अब मैं आज आपको कौन से सेक्शन स्टडी करना है, क्या स्टडी करना है, ये नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ तो बताऊंगा, लेकिन लास्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है सेशंस का आज के, तो वो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जैक्टली, और आपको लिटरली वो क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा। अब बॉयलर एक्ट 1923, अब जैसे ही आप 1923 ईयर सुनते हो, आपको पता है कि ये प्री इंडिपेंडेंस एरा है, मतलब ब्रिटिश राज में ये कानून आया है। ठीक है, अब बॉयलर एक्ट लाने की क्यों जरूरत पड़ी है, एन एक्ट टू कंसोलिडेटेड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू स्टीम बॉयलर। अब स्टीम बॉयलर जनरली क्या होता है कि भाप, स्टीम का मतलब होता है कि भाप। ओके, अब बॉयलर का काम क्या है कि भाई उसमें पानी डालो, वो क्या करता है, पानी को उबालता है, उसमें से स्टीम निकलती है। अब स्टीम का इस्तेमाल आप चाहे जो पर्पस के लिए करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर स्टीम का इस्तेमाल आप जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी करते हो, ठीक है, तो टरबाइन घूमता है स्टीम की वजह से और फिर वहां पर पावर जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेशन होता है, तो वो भी एक पर्पस हो गया। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी हो सकता है, हाइजीन पर्पस के लिए भी हो सकता है, फार्मा इंडस्ट्री में अलग अलग पर्पस के लिए भी स्टीम का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर होता है। अब इसमें जो जो मैं इंपॉर्टेंट करूँ नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्सीडेंट के डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बात पूछी जाती है कि एज पर द बॉयलर्स एक्ट 1923 एक्सीडेंट मींस, अब एक्सीडेंट का मतलब क्या है, तो एक्सीडेंट मींस एन एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉयलर, यानी बॉयलर फटना, बॉयलर कंपोनेंट का फटना, व्हिच इज कैलकुलेटेड टू वीकन द स्ट्रेंथ or uncontrolled release of water or steam, therefore liable to cause death or injury to any person or damage to any property। मतलब कोई भी लॉस, मतलब जैसे कि किसी को इंजरी नहीं हुई, किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज भी हुई तो भी उसको एक्सीडेंट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एज पर बॉयलर्स एक्ट 1923 बोर्ड मींस डैश डैश। अब बोर्ड का मतलब क्या है, द सेंट्रल बॉयलर्स बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 27A। ओके, ये मैं आपको ये दोनों जो
डेफिनेशन है जैसे कि ए और ए, ये 1000% आपको एग्जाम में आने वाली है, हर साल आती है और हर एक पर्सन को आती है, तो ये लिख लीजिए, ठीक है। तीसरा डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट, बॉयलर। और बॉयलर का ये जो डेफिनेशन है, बॉयलर मीन्स अ प्रेशर वेसल इन विच सिस्टम, ठीक है, जो भी है ये सेम डेफिनेशन आपको 2025 के एक्ट में भी सेम मिलेगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बॉयलर किसे कहा जाता है? इट मीन्स अ प्रेशर वेसल, ठीक है, इन विच स्टीम इज जनरेटेड, ऐसा प्रेशर वेसल है, ठीक है, जिसमें स्टीम जनरेट किया जाता है, मतलब भाप जनरेट की जाती है, पानी को हीट देके, पानी को गर्म करके, पानी को उबाल के वहां पर भाप जनरेट की जाती है फॉर यूज एक्सटर्नल टू इटसेल्फ बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, मतलब हीट देके उसका एक्सटर्नली इस्तेमाल किया जाता है, पूरी तरीके से पार्शियली, ठीक है, जो भी है। व्हेन स्टीम इज शट ऑफ बट डज नॉट इंक्लूड अ प्रेशर वेसल, ठीक है। अब बॉयलर मतलब ऐसा प्रेशर वेसल जिसमें हीट देके भाप यानी कि स्टीम जनरेट की जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें नीचे वाले दी गई कंडीशंस नहीं आती है। एग्जांपल, फर्स्ट कंडीशन क्या है? विथ कैपेसिटी लेस देन 25 लीटर्स, मतलब जिसकी कैपेसिटी, जिस बॉयलर की कैपेसिटी 25 लीटर से कम हो, ठीक है, उसको हम बॉयलर नहीं कह सकते, या जिस वेसल की कैपेसिटी 25 लीटर से कम हो, सिंपल। अब कैपेसिटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, मेजर की जाती है? सच कैपेसिटी बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द फीड चेक वॉल टू द मेन स्टीम स्टॉप वॉल, तो मतलब फीड वॉल से लेके स्टॉप वॉल तक जो भी जितना भी पानी बैठता है बॉयलर में, उसका कैपेसिटी जनरली कंसीडर किया जाता है उस वेसल का। और with less than 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन गेज प्रेशर एंड वर्किंग गेज प्रेशर, ठीक है, जिसमें जो भी स्टीम है उसका जो प्रेशर है वो 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है, तो उसे भी हम बॉयलर नहीं कहेंगे, ठीक है, उसे हम सिर्फ वेसल कह सकते हैं, प्रेशर वेसल कह सकते हो सिंपली। तीसरा कंडीशन है इन विच वाटर इज हीटेड बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जिसमें पानी को 100 डिग्री से कम पर गर्म किया जाता है, उससे हम क्या कह सकते हैं? बॉयलर, ठीक है। तो मान लो कि कोई प्रेशर वेसल है जिसमें 110 डिग्री तक पानी को उबाला जा रहा है, मतलब वो क्या है? बॉयलर है, ठीक है। अगर उसमें सिर्फ 90 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 90 डिग्री सेल्सियस तक ही पानी को अगर गर्म किया जा रहा है, हीट दी जा रही है, तो उसे हम बॉयलर नहीं कह सकते, ये भी याद रखना। अब 25 की डेफिनेशन देख लीजिए, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली मेंशन है, सॉरी 25 का, बॉयलर्स एक्ट 25 आ गया। यस, ये देखिए इसमें बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन को और करते उन्होंने दिया है, ये देखो, विद कैपेसिटी लेस देन 25 और, ठीक है, तो 23 में अगर देखोगे तो वैसा और नहीं है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी रहा है, ठीक है। आगे, बॉयलर कंपोनेंट, बॉयलर में कौन से कंपोनेंट है? स्टीम पाइपिंग, फीड पाइपिंग, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर माउंटिंग, ये वगैरह पता होना चाहिए आपको। और डेफिनेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। आपको एक्सीडेंट का डेफिनेशन 100% पूछा जाएगा, बोर्ड का डेफिनेशन पूछा जाएगा, बॉयलर का डेफिनेशन पूछा जाता है। और आप बोलोगे कि सर सिर्फ डेफिनेशन पूछा जाता है कि? एग्जैक्टली यस, मैंने इस यूनिट को स्टडी किया है, इसमें जो भी लॉज है इसमें मोस्टली आपको 70% डेफिनेशन पूछे गए हैं, इन डेप्थ जो सेक्शन वाइज सवाल जो पूछे गए हैं वो सिर्फ 30% पूछे गए हैं। नेक्स्ट, चीफ इंस्पेक्टर किसे कहा जाता है? चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर, डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मींस रिस्पेक्टिवली पर्सन अपॉइंटेड बाय चीफ इंस्पेक्टर, डेप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर अंडर दिस एक्ट, ठीक है। अब जनरली पैसों के गाइडलाइन के हिसाब से जो भी यहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स होगा, तो उसे हम चीफ इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक है। और बॉयलर का एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट होता है, ये भी याद रखना। आपने जैसे कि बॉयलर एक्ट को पढ़ा है कि बॉयलर एक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यहाँ पर क्या करती है? रेगुलेट करती है, और यहाँ पर डिश डिपार्टमेंट रेगुलेट नहीं करता है, ये भी याद रखना, ओके। तो उनका कंपिटेंट पर्सन अलग है, उनके कंपिटेंट पर्सन के लाइसेंस अलग है, उनका रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर गवर्नमेंट वाला जो भी है वो इंस्पेक्टर भी अलग है, ये भी याद रखना। कंपिटेंट पर्सन, रेगुलेशन, इंस्पेक्शन, ठीक है। हाँ, इकोनोमाइजर का डेफिनेशन आप लिख लीजिए, यहाँ पर ये पूछा जाएगा आपको। इकोनोमाइजर मींस एनी पार्ट ऑफ अ फीड पाइप, फीड पाइप मतलब कि जहाँ से फीडिंग होता है, दिस इज होली और पार्शियल एक्सपोज टू द एक्शन ऑफ अ फ्लू गैसेस फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ वेस्ट हीट, ठीक है, उसे हम इकोनोमाइजर कहते हैं।
फीड पाइप का भी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। फीड पाइप मीन्स एनी पाइप और कनेक्टेड फिटिंग होलली और पार्टली अंडर प्रेशर थ्रू विच फीड वाटर पासेस डायरेक्टली टू द बॉयलर। जहां से पानी का फीडिंग किया जाता है, बॉयलर को पास किया जाता है पानी, उसे हम फीड पाइप कहते हैं। ठीक, डायरेक्टली टू द बॉयलर एंड विच डज नॉट फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, फीड पाइप का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इकोनोमाइजर का भी पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है। मैन्युफैक्चरर, जो भी बॉयलर बनाने वाली कंपनी है, एग्जांपल थर्मैक्स वगैरह ले लो, तो वो उसे बॉयलर कहते हैं, या जिस भी कंपनी ने बनाया होगा उसे हम मैन्युफैक्चरर कहेंगे। यस, स्टीम पाइप का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। स्टीम पाइप मीन्स एनी पाइप थ्रू विच स्टीम पासेस। एग्जांपल, कितना आसान है डेफिनेशन, देखो स्टीम पाइप का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी पाइप जिसमें से स्टीम मतलब भाप पास हो रही है उसे हम स्टीम पाइप कहते हैं। ठीक है, सिंपल एज दैट। लेकिन उसके आगे देखो, if the pressure at which steam passes through pipe exceeds 3.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर above the atmospheric pressure, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे 3.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ज्यादा हो तो, और such a pipe exceeds 254 mm in internal diameter and the pressure of a steam exceeds 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर above the atmospheric pressure। ठीक है, तो उससे हम स्टीम पाइप कहते हैं आसान लैंग्वेज में, जिसमें से स्टीम पाइप पास हो रहा है, दैट सिंपल। दूसरा, यहाँ पर दो कंडीशन दी है, इसमें से कोई भी एक को वो पास होना चाहिए। 254 mm से वो बड़ा होना चाहिए उसका इंटरनल डायमीटर, एंड जो भी प्रेशर है स्टीम का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। सुपर हीटर का नहीं पूछा जाता है, टेक्निकल एडवाइजर का भी नहीं पूछा जाता है आपको। ठीक है, बॉयलर एक्ट में ज्यादातर डेफिनेशन पूछे जाते हैं। अब आप बोलोगे कि सर रेगुलेशंस क्या है, उसके रूल्स क्या है। यहाँ पर अभी 25 आने के बाद कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, बाकी जो भी उनका मिनिस्ट्री होगा वो सर्कुलर वगैरह जारी करेंगे। ये देखो कब से इन्फोर्स हुआ है, 5 महीने, अभी 5 महीने ही हुए सिर्फ उसको इन्फोर्स हुए। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और उसके रूल्स। अब यहाँ पर अगेन मैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 डिटेल सिखाऊंगा, उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। ठीक है, कब आया ये कानून? 26 मई 2003 को। ठीक है, इन्फोर्स कब हुआ है? 10 जून 2003 को, मतलब 1 महीने में ऑलमोस्ट ये क्या हुआ, इन्फोर्स हुआ है। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह वो दिखाऊंगा आगे। अब एक चीज देख लीजिए, मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रूल्स देखिए इसके कितने रूल्स है। ये देखो 2003 जो है इम्पोर्टेंट है, ये रूल्स इम्पोर्टेंट है। उसके बाद CERC 2004। ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी रूल 2005 में आया, 2 साल बाद उसका ये इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी रूल में अमेंड हुआ 2006 में, मेजर अमेंडमेंट। JERC तब फॉर्म हुआ है, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फॉर द जो भी स्टेट है वगैरह। उसके बाद फिर CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रूल्स 2005। तो ये सब क्या है, रूल्स है। अभी रिसेंटली जो रूल्स आया है, जो अमेंडमेंट आया है, हम ऐसा कह सकते हैं, उसमें जो भी चेंजेस आए हैं वो है द इलेक्ट्रिसिटी प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022। तो यहाँ तक सारे रूल्स है। अब एक्ट हो गया, मैंने आपको रूल्स का लिस्ट दिखा दिया पूरा। अब हम रेगुलेशंस की बात करेंगे। अब इसमें रेगुलेशंस भी है, यस, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये एक्ट या फिर रूल है। और रेगुलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एज अ सेफ्टी प्रोफेशन जो भी CEA रेगुलेशंस है, ठीक है, वो हमें फॉलो करना है। अब CEA रेगुलेशंस का जो रिसेंट है वो 2023 में आया है। ठीक है, ये देखिए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशन 2023। इसको इम्प्लीमेंट करना ये हमारी जिम्मेदारी है, याद रखें। ओके,
ये सारे नोटिफिकेशंस हैं, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालते हैं टाइम टाइम पर। ऑर्डर और सर्कुलर्स में कुछ नहीं है, आपको अगर सर्कुलर देखना है उनकी वेबसाइट पर जाइए। हाँ, आपको ये भी दिखाना है कि ये कौन से मिनिस्टर के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ही आता है। ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। एक सेकंड। द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। कितने सेक्शंस है आप देख पा रहे हो? ठीक है, 26 मई 2003 इस एक्ट को लाने की जरूरत इसीलिए पड़ी, वो देख लेते हैं। एन एक्ट टू कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू, भाई अगेन ये जो कानून है उसका पर्पज ये था कि जो भी जितने भी सारे कानून हैं उसको हम इकट्ठा करके एक सिंपल कानून बनाए। इसके लिए रिलेटिंग टू जनरेशन, मतलब जहां पर बिजली पैदा होती है, जनरेट की जाती है। दूसरा, ट्रांसमिट की जाती है, मतलब ट्रांसमिशन का मतलब है कि जहां से पावर प्लांट है वहां से आपके एरिया में ट्रांसमिट की जा रही है। ठीक है, आपके एरिया की बात करो, एग्जांपल जैसे कि सबस्टेशन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ट्रांसमिशन, उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। आपने देखा होगा कि हाई टेंशन टावर से एक पावर प्लांट से लेके दूसरे स्टेट में या फिर दूसरे जगहों पर ट्रांसमिट की जाती है, तो उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। अब ट्रांसमिशन से लेके क्या होता है, फिर जो भी आपके एरिया में सबस्टेशन है वहां से आपके घरों तक या फिर जो भी फैक्ट्रीज है या जो भी कमर्शियल बिल्डिंग्स है, हर एक जगह तक जो भी पावर सप्लाई पहुंचाया जाता है उससे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये तीन टर्म हमेशा याद रखना है। जनरेशन मतलब कि पावर जनरेट की जाती है, बिजली पैदा की जाती है। दूसरा है कि ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन में जहां से बिजली पैदा होती है वहां से लेके आपके सबस्टेशन तक, आपके एरिया तक, तो उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। फिर सबस्टेशन से लेके फिर जो भी आपके घरों तक या पूरे एरिया में बिजली पहुंचती है डोमेस्टिक लेवल तक, कमर्शियल लेवल या इंडस्ट्रियल लेवल, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब बिजली बेचना। ठीक है, क्योंकि हम बिजली का इस्तेमाल करने का भुगतान करते हैं किसी कंपनी को, तो वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरली टेकिंग मेजर्स कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, प्रमोटिंग कंपटीशन। तो यहाँ पर जनरली प्राइवेट प्लेयर को लाइसेंसेस वगैरह देने के लिए ये कानून वगैरह लाया गया है। ठीक है, ताकि कंपटीशन भी बढ़े, कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी वगैरह ये भी रहता है, इसीलिए ये पर्पस था ये कानून लाने के पीछे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे तो ओनली जो पीएसयूज है या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी वही यहाँ पर पावर इंडस्ट्री में थी, जो कि जिनके पावर प्लांट्स थे। क्या आप में से कोई है क्या पावर प्लांट में, प्राइवेट या पीएसयू जो भी हो, या किसी ने काम किया है? Okay. अब पार्ट 1 डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इस एक्ट को द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 कहा जाएगा। इसका पूरे इंडिया में इन्फोर्स रहेगा, ये भी याद रखना। डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बोर्ड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हर एक स्टेट का, जैसे कि पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, जनरली वो उनको बहुत सारे राइट दिए गए, वो ही उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट इंपॉर्टेंट है। It means a power plant set up by any person to generate electricity primarily for his own use, includes a power plant set up by any cooperative society, association or person for generating electricity primarily for use of member of such a cooperative society or association. Captive generating plant का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल कि मान लो कि मेरा किसी फार्म में घर है और आसपास बिजली की कोई भी ये नहीं है, तो मैंने पावर प्लांट वहां पर सेटअप किया है, बिजली मैं ही पैदा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ही चाहिए वो बिजली मेरे इस्तेमाल के लिए। तो ऐसे पावर प्लांट को हम कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट
कहते हैं? तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट किसे कहा जाता है, याद रखना। एग्जाम्पल दे दो मैं, जैसे कि एनी इलेक्ट्रिकल supply line for point-to-point transmission which is required for the purpose of connecting electrical lines of electric plants or generating station or any transmission line or substation or generating station or load center is called as, ठीक है। तो जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसमें से ये कौन सा टाइप आएगा, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप, जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रिकल लाइन, सबस्टेशन, ठीक है। तो ये सब पूछा जाता है आपको। तो ट्रांसमिशन लाइंस का डेफिनेशन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर कहा दिया मैंने ट्रांसमिशन, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको उसके बाद बताऊँ। नेक्स्ट है यहाँ पर सीईए रेगुलेशंस। अगर आप सीए रेगुलेशन देखोगे 2023 इस तरीके से है। 2010 में भी आया था, 2015 में भी इसका अमेंडमेंट है, ठीक है। लेकिन 2023 में जो आया है वो उसमें सब मर्ज किया गया है, तो ये भी याद रखना। जो भी आप फॉलो करोगे सीए रेगुलेशन 2023 ही फॉलो करना। इसमें डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा। सीए में से डेफिनेशन ज्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल, तो ये आपका काम है। यहाँ पर चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी इंजीनियर है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर का क्वालिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ये दिखाता हूँ, रेगुलेशन 5 में दिया गया है। ऑल सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग जनरेटिंग कंपनीज, ट्रांसमिशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शाल डेजिग्नेटेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी के लिए, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर शाल पजेस, मतलब उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अ डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग with at least 5 years of experience in operation and maintenance of electrical installation or a diploma in electrical engineering with at least 10 years experience in operation and maintenance of electrical installation। ये क्वेश्चन आपको सीए रेगुलेशन का पूछा जाता है, वही ढूंढता है, यस। तो ये हमेशा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर का आपको क्वालिफिकेशन पूछा जाता है कि क्या क्वालिफिकेशन रहता है। तो एक तो भाई उनका बीए होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर डिप्लोमा और 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। तो ये हमेशा रख। अब दूसरा है, प्रोवाइडेड दैट द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेटेड फॉर माइन शैल possess एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मेंशन विद एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन रिलेवेंट टू माइंस। अब जो माइन में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर रहेगा तो उसका एक्सपीरियंस माइंस वाला ही होना चाहिए। तो ये दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है। एक्सप्लोसिव एक्ट 1984, यस। क्यों लाया गया, पर्पस क्या है इसका, सबसे पहले इसका एनेक्टमेंट डेट पढ़ लेते हैं, बाकी फिर आगे जाएंगे। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 और द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884। हम ये वाला देखना है। अगेन प्री इंडिपेंडेंस एरा है। 1884 में
यहाँ पर इसका एक्ट लाया गया है। इनैक्टमेंट का डेट आप देख लीजिए, 26 फरवरी 1884। अब उसके 3 साल के बाद इसका एनफोर्समेंट हुआ है, ये देखिए 1 जुलाई 1887। अब अपडेट कब हुआ है? 2019 में, देखो ना। खैर, तो ये एक्ट डिटेल आपको पता होना चाहिए। अब जाते हैं एक्ट के कॉपी के ऊपर। क्यों लाया गया भाई? जो भी कंपनी एक्सप्लोजिव्स बनाती है, ठीक है, उनको इस कानून के दायरे में लाने के लिए इसको लाया गया है, ये भी याद रखना। अब जैसे कि फटाके बनाते हैं या फिर अलग अलग कंपनी एक्सप्लोजिव्स बनाती है, उन सबको मैन्युफैक्चरिंग या फिर कुछ लोग स्टोर भी करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सेल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो भी एक्सप्लोजिव्स मटेरियल हो गया उसको, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर एक्सप्लोजिव एक्ट लाया गया है, याद रखना। अब एक्सप्लोजिव का डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे हम। किसको एक्सप्लोजिव कहा जाना चाहिए, ये देखिए डेफिनेशन। एक्सप्लोजिव मीन्स गन पाउडर, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लाइकॉल, गन कॉटन, डाइनाइट्रोटोलुएन, ट्राइनाइट्रोटोलुएन, पिक्रिक एसिड, डाइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रो रेजोरसिनॉल। अब आप बोलोगे कि सर ये कहाँ पर इस्तेमाल किया? अब आपको पता है कि गन पाउडर जो है वो आर्मरी में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन, गन कॉटन वगैरह डिफेंस में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज ए एक्सप्लोजिव, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सप्लोजिव फार्मा इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, छोटे माइनर लेवल पर, लेकिन किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सारे नाम्स दिए गए हैं और इम्पोर्टेंट ये है, or any other substance, whether a single chemical compound or a mixture of substances, whether solid, liquid, gaseous, ठीक है, used for or manufacturing with the view of produce a practical effect by explosion और pyrotechnic effect। अब pyrotechnic effect क्या पता है आपको? आपने वो रॉकेट फटते हुए देखा है? रॉकेट फटने के बाद क्या होता है कि जनरली ऐसा बिजली जैसा चमकता है, राइट? तो उस इफेक्ट को हम पायरोटेक्निक इफेक्ट कहते हैं। अगर आपने साउथ की मूवीज वगैरह देखी होगी, ज्यादातर पायरोटेक्निक इफेक्ट मूवीज में भी दिखाते हैं, जैसे कि कोई विलन हो गया, कोई हीरो हो गया, या किसी के एंट्री के वक्त उसके पीछे जो ऐसा छोटे छोटे गिरता है ना, ठीक है, जैसे कि स्पार्क्स वगैरह, तो उससे इफेक्ट को पायरोटेक्निक इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, इंक्लूड फॉग सिग्नल्स। अब फॉग सिग्नल जनरली रेलवेज में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। फायरवर्क मतलब पटाखे, ठीक है, फ्यूजेस, रॉकेट्स, percussion caps, detonators, cartridges, ammunition for all description, every adaptation, preparation of an explosive is defined in this clause। तो मतलब जो भी ये डेफिनेशन में सारे मटेरियल आ रहे हैं, उन सबको एक्सप्लोजिव्स कहा जाएगा। फॉग सिग्नल शायद आपको पता होगा या सुना होगा शायद आपने। जनरली रेलवेज में इस्तेमाल किया जाता है पटरी के ऊपर। तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा फॉग जनरेट हो जाती है, ठीक है, रेलवे पटरी के ऊपर या फिर सब तरफ। तो जो भी लोको पायलट है, ठीक है, रेलवे चलाने वाला जो भी ड्राइवर है उसे हम ड्राइवर कहते हैं, तो उसको ना रेड है या ग्रीन है वो सिग्नल नहीं दिखता है, ठीक है। तो मान लो कि किसी ट्रेन को रोकना है और उसको मान लो कि सिग्नल नहीं दिखा है, तो पटरी के ऊपर क्या किया जाता है, छोटा सा एक्सप्लोजिव की एक पट्टी रखा जाता है, जिसके ऊपर से जैसे ही इंजन दौड़ता है तो वहां पर एक ऐसा नॉइज एक्सप्लोजन होता है, छोटा सा, ज्यादा नहीं, छोटा सा। तो उसकी आवाज सुन के उस लोको पायलट को पता चल जाता है कि यस अभी रोकना है ट्रेन। तो उससे फॉग सिग्नल कहा जाता है, और वो फॉग सिग्नल देने के लिए यहाँ पर एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया जाता है। वो भी इस श्रेणी में आता है या फिर इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। फायरवर्क जो भी फटाके वगैरह है वो भी एक्सप्लोजिव में आते हैं। अब हाँ, इसको कौन सी इंडस्ट्री रेगुलेट करती है? मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है, यहाँ पर देख, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। लेकिन हाँ, अब एक्सप्लोजिव्स का ऐसा कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी है या कोई बोर्ड है जो इसे रेगुलेट करता है, या कोई डायरेक्टरेट है? तो इसे आपने पेसो के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो पेसो इसको क्या करता है, इसके सेफ्टी के जो भी लाइसेंसेस है इसको रेगुलेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आपने पेसो के बारे में सुना होगा। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेफिनेशन दिया गया है, व्हिच इज आई डोंट थिंक सो इम्पोर्टेंट।
जो कि पूछा नहीं जाता है। ठीक है, लास्ट में हम Q&A सेशन में इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोजिव्स के बारे में। पेट्रोलियम एक्ट, यस इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब पेट्रोलियम एक्ट के बारे में, उसके एक्ट के डिटेल बता दूं आपको मैं। पेट्रोलियम एक्ट 1934 ब्रिटिश राज में आया हुआ कानून है। एक्ट के डिटेल पर जाएंगे हम। एक्ट के डिटेल में हमें क्या क्या पता चलता है कि ये कानून कब लाया गया है, कि आप डेट देख पा रहे हो यहाँ पर, थे सितंबर 1934, द पेट्रोलियम एक्ट 1934 इसका नाम है। और उसके 3 साल बाद उसको एनफोर्स किया गया है 30 मार्च 1937 को। अब कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट करती है, या उस मिनिस्ट्री के अंदर ये कानून आता है। जो भी है रूल्स, पेट्रोलियम रूल्स जो कि प्राइमरी रूल्स है इसके 2002 में आए थे। उसके बाद उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं 2007 में, 11 में, 18 में, 19 में, 21 में, और रिसेंटली 2024 में भी उसमें अमेंडमेंट हुए हैं। अब ये रूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रेगुलेशंस कुछ है क्या? नहीं। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन अपलोड नहीं किया है, ठीक है। तो एक्ट का डिटेल है, कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर रेगुलेट करती है, ये आपको पता चल गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम के क्लासेस के डेफिनेशन पूछे जाते हैं, दैट्स इट। चलते हैं डेफिनेशंस के ऊपर। क्यों लाया ये कानून? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू इंपोर्ट, मतलब जनरली हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट ही करते हैं। 90 ऑलमोस्ट 97% तक हम शायद इंपोर्ट करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इंपोर्ट करना, ठीक है, दूसरे कंट्री से मंगाना। ट्रांसपोर्ट करना मतलब इंडिया के कंट्री के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना, जैसे कि आप ट्रेन से भी लेके जा सकते हो, जनरली कंटेनर वेसल से लेके जा सकते हो, रोड रोडवे से भी आप ट्रांसपोर्ट करते हो। स्टोरेज करना, प्रोडक्शन करना, रिफाइन करना, ओके, ब्लेंडिंग करना, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड जो भी कानून है उसको क्लब करके एक लॉ बनाना। अब इस कानून का नाम है द पेट्रोलियम एक्ट 1934, पूरे इंडिया में लागू होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लासेस, उससे पहले पेट्रोलियम का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पेट्रोलियम मींस एनी लिक्विड हाइड्रोकार्बन और मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड एनी इनफ्लेमेबल मिक्सचर, लिक्विड हो गया, विस्कस हो गया, सॉलिड हो गया, कंटेनिंग एनी लिक्विड हाइड्रोकार्बन, उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है। कोई भी लिक्विड हाइड्रोकार्बन या फिर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन को हम पेट्रोलियम कहते हैं। सो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोजन और कार्बन का जो मिक्सचर उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर आप पेट्रोलियम का रूट देखोगे तो जनरली क्रूड ऑयल रहता है, तो क्रूड ऑयल से हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको रिफाइन करके। तो जो भी हम जैसे कि रशिया से तेल मंगाते हैं, या फिर किसी गल्फ कंट्री से, कतार, कुवैत, सऊदी अरेबिया से हम तेल मंगाते हैं, ईरान से तेल मंगाते हैं, तो वो क्रूड ऑयल रहता है, उसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, यानी कि कच्चा तेल, ठीक है। उसको क्या किया जाता है? रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, और उससे हम फिर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बाकी के जो भी है रिफाइंड प्रोडक्ट हम उसमें से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर आपकी गाड़ियों में डलता है, या फिर जो भी पर्पस के लिए हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें किया जाता है। तो इट्स सिंपल एज दैट, ठीक है। अब क्लासेस इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम क्लास ए किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम क्लास ए मींस अ पेट्रोलियम हैविंग अ फ्लैश पॉइंट बिलो 23 डिग्री सेंटीग्रेड। पेट्रोलियम क्लास से का मतलब होता है ऐसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसका फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री से कम हो। अब फ्लैश पॉइंट क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पर नीचे देखिए फ्लैश पॉइंट का डेफिनेशन। फ्लैश पॉइंट मीन्स अ पेट्रोलियम of any petroleum means the lowest temperature at which it yields a vapor which will give a momentary flash when ignited, and determine in accordance with the provision of chapter 2 and rules. एग्जाम्पल देता हूं मैं। लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच yields a vapor, वेपर किसे कहा जाता है? आपने आपके बाइक में या कार में जब आप पेट्रोल डलवाते हो या डीजल डलवाते हो, जनरली पेट्रोल की बात करता हूँ,
तो जैसे ही आप टंकी का ढक्कन खोलते हैं उसमें से आपको वेपर दिखते हैं क्या, तो उसे हम पेट्रोलियम वेपर कहते हैं। अगर वो वेपर को हम जलाने की कोशिश करें, एग्जाम्पल, ठीक है, तो 23 डिग्री सेल्सियस से कम उसका तापमान है और उसमें वो जलने लगे या सिर्फ उसमें एक फ्लैश जनरेट हो, जैसे कि फ्लैश हो गया वापिस बुझ गया, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम पेट्रोलियम क्लास ए कहते हैं, जिनका फ्लैश पॉइंट क्या है 23 डिग्री से कम है। दूसरा पेट्रोलियम क्लास बी कैसे कहा जाता है, ऐसे पेट्रोलियम्स जिनका फ्लैश पॉइंट 23 से लेके 65 डिग्री तक है, और पेट्रोलियम क्लास सी उन्हें कहा जाता है जिनका फ्लैश पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, मतलब 65 से लेके 93 डिग्री तक है, तो इन्हें हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्लास सी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन 1000% आता ही आता है। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मंटू जी, आपने रेज हैंड किया है, एनी डाउट? मंटू कुमार, शाहनवाज खान। यस सर, जो हम लोग बाइक में पेट्रोल यूज करते हैं तो क्लास ए में आता है सर। क्लास ए वो बाइक में जो भी आप पेट्रोल डालते हो, व्हीकल ऑटोमोबाइल जो भी पेट्रोल में है वो क्लास ए है। क्यों क्लास ए है? क्योंकि उसका फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री से कम है, मतलब वो 23 डिग्री से कम पर भी जलता है, ऐसा अपना सिंपल लैंग्वेज। क्लियर? सर क्लास हेलो बी डीजल। हेलो नहीं, डीजल एक अलग कैटेगरी, डीजल का फ्लैश पॉइंट अलग है। हेलो एमडी रहमत जी, क्या क्वेश्चन है ओ, पूछिए, एक एक करके मैं सबके क्वेश्चन लूंगा, आप रेज हैंड कीजिए। शाहनवाज जी, आपका हो गया, या इफ यू हैव एनी डाउट आप अभी भी पूछ सकते हो। शाहनवाज खान। सर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी क्या करना था, ये मतलब जो क्लास बी पेट्रोल है। सबके एग्जांपल दूंगा, चलेगा? ओके ओके यस, ओके सर। ओके। बाद में लेट मी, एमडी रहमत जी अभी बोलिए। सर मेरा ये सवाल था सर, बहुत सारे टैंकर वगैरह जाते हैं गाड़ी के, जो हाँ पेट्रोल डीजल वगैरह लेके जाते हैं, किसी किसी में हाँ, फ्लेमेबल लिखा रहता है ऐसे और किसी किसी में इनफ्लेमेबल लिखा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल? देखो, फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल में सच बताओ तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक्चुअली फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल इन दोनों को ही आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, मेरा तो ऐसा कहना है, ठीक है। फिर भी मैं बाय डेफिनेशन आपको बताता हूँ बाद में। और जनरली क्लास ए पेट्रोलियम को इनफ्लेमेबल कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, इनफ्लेमेबल का मतलब ये है कि अगर इनको ज्यादा हीट की जाए तो ये स्पॉन्टेनियस कंबशन हो सकता है इनके अंदर, मतलब सिर्फ वो इग्नाइट कर सकते हैं अगर ज्यादा उसको हीट मिला, अगर उसका टेम्परेचर रेज होता है तो। इनफ्लेमेबल जनरली अगर आप देखोगे तो गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एमडी रहमत जी, तो ऐसा है, ज्यादा कुछ ये नहीं है उसमें। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मैंने 2-3 पैरामीटर्स आपको बता दिए कि वो अपने आप जल सकते हैं अगर ज्यादा हीट और ज्यादा टेम्परेचर पर रेज हुआ तो। इनफ्लेमेबल ज्यादातर गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हाँ, दोनों का मीनिंग सेम ही है, चाहे फ्लेमेबल हो चाहे इनफ्लेमेबल हो। इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रोडक्ट है अंदर, प्रोडक्ट मतलब कि कौन सी चीज है, जैसे कि क्या पेट्रोल है, क्या वो सीएनजी गैस है, क्या वो मीथेन है, क्या है, क्योंकि हर एक का यूएन कोड रहता है, 4 डिजिट वाला कोड रहता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बेसिस पर आपको पता चलता है कि इसका क्लास कौन सा है, क्या है पेट्रोलियम है, क्या है कंबस्टिबल है, या क्या है इनफ्लेमेबल है, फ्लेमेबल है, ठीक है। एमडी रमन जी, क्लियर? चलिए ओके, लक्ष्मण यादव। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी है, तो सर अभी पेट्रोलियम तो नॉर्मल पेट्रोल तो हम ऐसे देख के तो पहचान नहीं पाएंगे सर, वो जैसे कौन सी जगहों पे यूज किया जाता है, थोड़ा एग्जांपल चाहिए था। ठीक, पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं है, ये सबसे पहले याद रखना है। पेट्रोल एक पेट्रोलियम की कैटेगरी में आता है, पेट्रोलियम के कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम
एक श्रेणी है, एक क्लास है, तो उसमें पेट्रोल एक प्रोडक्ट भी आता है, ठीक है, उसमें केरोसिन भी आता है, में डीजल भी आता है, ठीक है, ये तीनों, और वैक्स जो आप वैसलीन जो इस्तेमाल करते हो ना, वो भी पेट्रोलियम जेल ही है, तो वो भी पेट्रोलियम की ही श्रेणी में आता है। जनरली जो हम बोरो प्लस या फिर वैसलीन जो आपने पढ़ा होगा शायद, दिस इज पेट्रोलियम जेली, ठीक है। अब इसलिए Yes, मैं sir. आपको बता रहा हूँ कि एग्जांपल बाद में देता हूँ मैं। अच्छा लक्ष्मण जी, आई होप आपका Okay. क्लियर हो गया। अभी यहाँ पर पेट्रोल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है पेट्रोलियम, पेट्रोल Yes, युक्त, sir. ठीक है। Okay, sir. यस, और किसी को कोई सवाल? एग्जाम्पल के ऊपर आऊंगा मैं। पेट्रोलियम क्लास ए बाय डेफिनेशन क्या है कि जिनका फ्लैश पॉइंट जो है 23 डिग्री से कम है, राइट। अब इसमें कौन सा आता है? सबसे पहला जो प्रोडक्ट है जिसे हाईली फ्लेमेबल या फिर इनफ्लेमेबल भी कहा जाता है, वो है पेट्रोल, ठीक है। दूसरा है नैप्था, इसमें आता है हेक्सेन, टोल्यूइन, एसीटोन, पेंटेन, वो भी इसमें आता है, डाई इथिल ईथर उसमें आता है, ठीक है। दूसरा है क्लास बी। अगर आप क्लास बी का डेफिनेशन देखोगे यहाँ पर, तो क्या है, जहां जिस ऐसा कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसका फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री से लेके 65 डिग्री तक आता है, ऐसे सारे प्रोडक्ट को हम पेट्रोलियम क्लास बी कहेंगे। अब पेट्रोलियम बराबर पेट्रोल नहीं, ठीक है। तो मैं जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हूं कि नैप्था को भी मैं पेट्रोलियम ही कहूंगा, एक्सेन को भी मैं पेट्रोलियम ही कहूंगा, डीजल को भी मैं पेट्रोलियम ही कहूंगा, केरोसिन को भी मैं पेट्रोलियम ही कहूंगा, या फिर एविएशन जो भी फ्यूल है उसको भी मैं पेट्रोलियम ही कहूंगा। क्यों पेट्रोलियम उसे मैं क्यों कहूंगा? क्योंकि वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन भी है, उसमें कार्बन भी है, या इन दोनों का मिक्सचर है, इसलिए उसे मैं पेट्रोलियम कहूंगा। तो यहाँ पर पेट्रोलियम का डेफिनेशन आप पूरा पढ़ लीजिए। और पेट्रोल सिर्फ एक उसका एग्जांपल है जो कि क्लास ए मतलब श्रेणी ए में आता है। अब क्लास बी का फ्लैश पॉइंट क्या है, 23 से लेके 65 डिग्री तक है, जिसमें केरोसिन आता है। तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल फास्ट जलता है, केरोसिन थोड़ा सा स्लो जलता है, ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा कि डीजल डीजल जलने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है, ओके। पेट्रोल बहुत ही फास्ट जलता है। क्यों फास्ट जलता है? क्योंकि उसका फ्लैश पॉइंट बहुत कम है। फ्लैश पॉइंट जितना कम रहेगा, वो प्रोडक्ट या वो चीज फास्ट जलेगी, याद रखना। नेक्स्ट एग्जांपल है क्लास बी का डीजल ले लीजिए, जाइलिन ले लीजिए। तो ये सारे एग्जांपल्स है। जनरली केरोसिन डीजल का एग्जांपल और एविएशन फ्यूल का एग्जांपल उसमें आता है, जिसे जेट फ्यूल भी कहा जाता है। क्लास सी का डेफिनेशन देखिए क्या है कि जिसका फ्लैश पॉइंट 65 से लेके 93 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, उसे हम पेट्रोलियम क्लास सी कहते हैं। अब उसमें कौन सा आता है? लाइट डीजल ऑयल आता है, ठीक है। फर्नेस ऑयल आता है। फर्नेस ऑयल पहले बॉयलर में इस्तेमाल किया जाता था, अभी फर्नेस ऑयल बैन किया गया है। फिनॉल ले लो, मिनरल टर्पेंटाइन ऑयल ले लो, तो ये सब क्लास सी के प्रोडक्ट्स है। तो मोटा मोटा सर हमारा पेट्रोल जो है वो क्लास ए में आता है, क्योंकि वो फास्ट चलता है। दूसरा क्लास बी में क्या आता है सर? केरोसिन आता है, डीजल आता है, ठीक है, वो क्लास बी में आता है, ओके। तो इस तरीके से, तो फिर क्लास सी में क्या आता है? फिनॉल आता है, फर्नेस ऑयल आता है क्लास सी में, सिंपल है। तो इस तरीके से आप याद रखिए इसको। आई होप ये सब क्लियर होगा विद एग्जांपल आपको। यस, आशीष जी ने यहाँ पर ऑनलाइन का कुछ ये कॉपी करके पेस्ट किया है। जस्ट थैंक यू। पेट्रोलियम का मतलब सेम ही है कि फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। अब अगर आप कंबस्टिबल पूछोगे, ठीक है, तो जनरली कंबस्टिबल प्रोडक्ट जो है, जैसे कि लकड़ी ले लो, वो भी कंबस्टिबल है, कॉटन ले लो, तो उनका जो फ्लैश पॉइंट या फायर पॉइंट 93 डिग्री से ज्यादा है, तो वो सब कंबस्टिबल माने जाते हैं। मैं दो ही कैटेगरी ज्यादा देखता हूँ, एक तो फ्लेमेबल, दूसरा है कंबस्टिबल। तो फ्लेमेबल वर्ड किसके कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है? जहां पर लिक्विड है या गैस है, तो वो फ्लेमेबल है, क्योंकि वो डायरेक्ट फ्लेम होता है उनका।
कंबस्टिबल में क्या है कि जैसे कि सॉलिड चीज कोई भी जलती है तो सबसे पहले वो क्या होती है, डिकम्पोज होती है, और उसमें से जो गैसेस निकलते हैं वो जलते हैं एक्चुअल में। तो आप जब भी कागज वगैरह जलाओगे तो आपने ये महसूस किया होगा कि कागज की जलने वाली जो फ्लेम है और एक्चुअल में जो कागज जल रहा है उसमें 1 mm का गैप दिखता है आपको टेंटेटिवली। वो क्यों दिखता है? जनरली दिखने में तो लगता है कि कागज जल रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि कागज हीट की वजह से डिकम्पोज हो रहा है, और वो डिकम्पोज होने के बाद उस कागज में या उस लकड़ी में जो भी गैसेस है वो बाहर निकल रहे हैं, और वो गैसेस एक्चुअली में जलते हैं। तो जब हम नेक्स्ट सेमेस्टर में फायर का देखेंगे, केमिस्ट्री ऑफ फायर, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या रहता है कंबशन वगैरह का। तो इस तरीके से पेट्रोलियम एक्ट पर आपको ये डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाएगी कि कौन से क्लास की ये डेफिनेशंस वगैरह हैं, कौन से क्लास में ये फॉल होता है, या ऑप्शन आपको 100% पूछा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बाकी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। मैंने स्टॉप कर दिया है।